हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन से रिलेटेड इंगन-हॉज एक्सपेरिमेंट और थर्मल कंडक्शन में ही एक दो टॉपिक और पढ़ाएंगे हम। कॉम्बिनेशन ऑफ मेटलिक रॉड, कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं बात बोल रहा हूं बच्चों, थर्मल कंडक्शन में नोट कर लें आप, सिंपल है, इंगन-हॉज एक्सपेरिमेंट। INGENHAUZ, इंगन-हॉज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम डिफरेंट मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। हॉज जैसा नाम है, हॉज। हॉज तो देखा है, एक्चुअल में एक चैम्बर होता है ये। हॉज देखा है ना, कोई चैम्बर है ये वाला, देखो जरा ध्यान से, ये कोई चैम्बर है मेरे बच्चे। ठीक है, हॉज बोलते हैं, हॉज इसको। और इसके अंदर भर दिया है हमने बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, या ऐसे कहिए बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर, ये कोई हॉज है, कोई चैम्बर है, और जिसके अंदर हमको क्या लेना है, बॉइलिंग वाटर इसके अंदर भर दिया है हमने। ठीक है ना। हॉज समझते हो ना, कोई चैम्बर मान लो किसी तरह का, एक तरह से ये, इसको आप एक चैम्बर मान लो, इस टाइप का कोई चैम्बर है ये। ठीक है ना। और इसके अंदर भरा हुआ है हमने क्या बेटा, उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर, लिख देना आप। और इस चैम्बर में, इस वाले चैम्बर में हमने साइड से, इधर साइड से मान लो आप, मैं इसको जरा ओपन करके दिखाता हूं, या ये वाला चैम्बर ले लो, ये कोई चैम्बर मान लो इसको। ठीक है ना, इसको चैम्बर मान लो आप कोई। इसके अंदर बॉइलिंग वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना। और इसके अंदर यहां साइड से, इधर मैं बना के दिखा रहा हूं, देखो इस तरह से मान लो आप, चैम्बर ऐसे मान लो आप, इसको ये वाला चैम्बर मान लो, इसमें बॉइलिंग वाटर भरा हुआ है इसके अंदर। और इसके अंदर हमने सेम साइज के ये कैविटी बना रखी है, 1 2 3, जितनी भी बनानी है। ठीक है ना। कैविटी का मतलब समझते हो, इसके अंदर सेम साइज के हमने इसके अंदर कैविटी बना दी है, जिसके अंदर जिन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर करना होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, होल नहीं है ये इसके अंदर होल नहीं है, ये कैविटी है अंदर की ओर, एक तरह से इस साइज, सेम साइज के एक तरह से कैविटी अंदर की तरफ बनाई हुई है। ठीक है ना। और जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी को हमें कंपेयर करना होता है, उन मटेरियल्स को हम सेम साइज और सेम लेंथ और सेम थिकनेस की रॉड के फॉर्म में ले लेते हैं हम उनको। जैसे मान लो आप एक रॉड तो ये ले लो, जरा गौर से देखना, जैसे हमने ये 3 रॉड ले ली, ध्यान से सुनना, 3 रॉड ले ली हमने, और इनको साइज सेम रखना है। सेम साइज का मतलब समान लंबाई, लेंथ इनकी सेम होनी चाहिए, और इनकी थिकनेस भी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। और इन रॉड को, जिन रॉड के मटेरियल को, अलग अलग मटेरियल की मैंने रॉड ली है, जैसे मान जाइए आप, एक तो मैंने लिए एल्युमिनियम की, एक रॉड लिए मैंने मान जाओ कॉपर की, और एक रॉड लिए मैंने मान लो सिल्वर की। तो तीनों डिफरेंट मटेरियल हो गए, और डिफरेंट मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो जिन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर करना है आपको, उन मटेरियल्स की रॉड लो, सेम लंबाई, सेम लेंथ और सेम थिकनेस की, सेम साइज की रॉड ले ली हमने,
और उन रॉडों को जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी को हमें कंपेयर करना है, उनको मेल्टेड वैक्स में डुबो दो। मेल्टेड वैक्स तो समझते हो ना, पिघला हुआ मोम, उसके अंदर डुबो दो। एक धागे से बांध कर लो, इनको धागे से बांध लो पहले इन रॉडों को, और इनको किसमें, मेल्टेड वैक्स के अंदर डुबो दो। डुबो करके उन धागों को बाहर खींच लो, ठीक है नहीं? तो कुछ समय बाद इन, क्योंकि तीनों रॉडों का साइज भी सेम है, समझ में आ रही है बात? ये सेम डायमेंशन है तीनों रॉडों की, डायमेंशनली सेम है तीनों रॉड। तीनों को मेल्टेड वैक्स में जब डुबो दिया, डुबो करके जब हम निकालेंगे बाहर, भाई धागे से बांध रखी हमने तीनों रॉडों, तीनों को मेल्टेड वैक्स में डुबोया और डुबो करके हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना? बाहर निकाल करके इनको ठंडा होने दो रॉड्स को, क्योंकि मेल्टेड वैक्स है इस पर। तो जैसे ही वैक्स इस पर ठंडा होगा तो वैक्स क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा इस पर वैक्स का। वैक्स जब सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा तो इन रॉडों पर, इन रॉड्स के ऊपर सेम थिकनेस की वैक्स की लेयर, इस पर इन रॉड्स पर वैक्स की लेयर जम जाएगी। किसकी? सेम थिकनेस की वैक्स की, हर एक रॉड पर। अब जिन रॉडों को, इन रॉडों को जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी को आपको कंपेयर करना है, तो इस किसके अंदर, चैम्बर के अंदर, इस चैम्बर के अंदर जरा गौर से देखो। यहां ये जो चैम्बर है ना, ये वाला, ये हौज, इस पर यहां पर हमने सेम साइज के क्या बना रखी है, कैविटी बना रखी है यहां पर, ये ठीक है ना? और इस हौज में हमने क्या भरा हुआ है, बॉइलिंग वाटर, क्लियर है? तो इन रॉड्स को इस चैम्बर के अंदर ऐसे फंसा देते हैं हम, ऐसे। एक रॉड ये लगा दी, एक्चुअल में वो कैविटी बनी होती है उनके अंदर, एक रॉड ये लगा दी, ध्यान से सुनना, एक रॉड हमने ये लगा दी, ठीक है? सेम साइज की कैविटी होती है। एक रॉड हमने यहां लगा दी, जरा गौर से देखना बच्चों, ऐसे लगा दी। मतलब जितना पार्ट इस रॉड का जितना पार्ट इसके अंदर है, पानी के अंदर, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बॉइलिंग वाटर मान लो आप, इसके अंदर, इस हौज के अंदर बॉइलिंग वाटर भरा हुआ है। तो इन जिन रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी को, जैसे ये रॉड है, इनकी कंडक्टिविटी हमको कंपेयर करनी है, तो इन सभी रॉड को सेम लंबाई की रखना है, सेम थिकनेस का रखना है, और इन सभी रॉड्स पर सेम मोटाई की, सेम थिकनेस की वैक्स की लेयर इस पर जमी हुई है, ठीक है ना? और इन सभी रॉड्स को बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में रखेंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है तीनों का। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर क्या करेगा, इस वाली रॉड के इस एंड को, जो इसके अंदर है, इस पानी के अंदर जो बॉइलिंग, इस रॉड का जो एंड इस पानी के अंदर है, इस रॉड का भी एक तरह पानी के भीतर है, इस रॉड का भी, तो सेम एरिया, सेम क्रॉस सेक्शन पानी के अंदर है। तो इन तीनों रॉड्स को, इस वाले एंड, इन तीनों एंड्स को सेम अमाउंट में हीट मिलेगी। सेम अमाउंट में हीट जब कंडक्ट करेगी इन रॉड्स पर आगे की तरफ, सोचो, क्योंकि हीट ऑलवेज कंडक्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इस वाले से का टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि बॉइलिंग वाटर के अंदर है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो हीट कंडक्ट करेगी। सेम रेट से इन तीनों को हीट मिल रही है यहाँ से, तो सेम रेट से जब रेट से हीट मिलेगी, तो इसमें हीट कंडक्ट करेगी, इसमें भी हीट कंडक्ट करेगी, इसमें भी हीट कंडक्ट करेगी। तो इन रॉड पर जो वैक्स की लेयर जमी हुई है, वो वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा। वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा। जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जिस रॉड के मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, उस पर ज्यादा लंबाई तक वैक्स मेल्ट होगा। जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी, उस पर कम लंबाई तक वैक्स मेल्ट होगा। तो मेल्टेड वैक्स की सेम टाइम में मेल्टेड इन रॉड्स पर जितना लंबाई तक वैक्स मेल्ट हो गया है, उस मेल्टेड वैक्स की लंबाई पता कर लो, लेंथ पता कर लो। तो मैंने देखो यहां लिखा हुआ है, मान जाइए इन तीनों रॉड्स को इस वाले एंड से सेम रेट से हीट मिल रही है, तो जैसे ही हीट कंडक्ट करेगी हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर, तो इस रॉड पर वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा। इस रॉड पर तो वैक्स मेल्ट हो गया यहां तक, इस रॉड पर वैक्स मेल्ट हुआ यहां तक, और इस रॉड पर वैक्स मेल्ट हो गया यहां पर, यहां तक। मतलब मेल्टेड वैक्स की लंबाई इस वाली रॉड में कितनी है,
इस वाली रॉड में कितनी है, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं। इस रॉड पर जो वैक्स मेल्ट हो रहा है उस मेल्टेड वैक्स की लंबाई L1 मान लो। यहां तक इस रॉड पर यहां से लेकर यहां तक वैक्स मेल्ट हो गया, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई मान लो L2 है, ठीक है ना, और इसकी लंबाई मान लो L3 है, ठीक है ना। तो वैक्स जो मेल्ट हुआ है, मेल्टेड वैक्स की लंबाई निकाल लो और थर्मल कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है L²। जहां पर L क्या चीज है मेरे बच्चे, लेंथ ऑफ वैक्स मेल्टेड, ठीक है ना। जिस पर ज्यादा लंबाई तक वैक्स मेल्ट हुआ है उसकी कंडक्टिविटी इसका मतलब ज्यादा है, और जिस पर कम लंबाई तक वैक्स मेल्ट हुआ है उसकी कंडक्टिविटी कम है। फ्रॉम दिस रिलेशन K1 अपॉन K2 is equal to L1 square by L2 square. We can compare thermal conductivity of different materials. नोट करिए पहले आप इस पॉइंट को, नोट करिए आप। Ingenhousz experiment, it is used to compare thermal conductivity of different materials. इसका यूज किया जाता है अलग अलग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हौज लेते हैं जिसके अंदर भर देते हैं बॉइलिंग वाटर, और इन पर सेम साइज की कैविटी बनी हुई है। जिन मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर करना होता है उनको सेम लेंथ और सेम थिकनेस की रॉड के फॉर्म में ले लिया और इस हौज के अंदर डाल दिया हमने बॉइलिंग वाटर, ठीक है ना। और इन रॉड्स पर सेम थिकनेस की हमने वैक्स की लेयर चढ़ा दी है। जैसे ही ये वाले एंड, इन सभी रॉड्स के ये वाले एंड बॉइलिंग वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो इन रॉड्स पर, इन एंड्स पर, इन रॉड के इन वाले सिरों पर सेम अमाउंट हीट का मिलेगा। तो जैसे ही हीट कंडक्ट करेगी हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर, तो इस पर जो वैक्स की लेयर चढ़ी हुई है वो वैक्स क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा, ठीक है ना। इस पर मेल्टेड वैक्स की लंबाई मान लो L1 है, इस पर L2 और इस पर L3। लेंथ L1 L2 मैक्सेज मतलब मेल्टेड वैक्स की लंबाई पता कर लो L1 L2 L3, और K इज द डायरेक्शनल होता है L²। तो इस रिलेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी। ये बात मैंने लिखी है। इफ L1 L2 L3 विद थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 आर द लेंथ ऑफ वैक्स मेल्टेड ऑन रॉड्स, जैसा कि मैंने फिगर में दिखा दिया है, देन द रेशियो ऑफ K इज द डायरेक्शनल L² और K1 is to K2 is to K3 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर पहली रॉड के लिए, L2 स्क्वायर is to L3 स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कंपेयर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। क्लियर है। K1 by K2 इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। तीन रॉड है तो K1 is to K2 is to K3 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर इज टू L2 स्क्वायर इज टू L3 स्क्वायर। लॉ ये रहा, नोट कर लिया मेरे बच्चे। इस रिलेशन से हम डिफरेंट मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे। एक क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखी है बच्चों, थियोरेटिकल प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नोट करके Searle's experiment is used to determine the thermal conductivity K of the material of the rod। ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों, Searle's experiment, ये बीएससी में पढ़ेंगे आप। Searle's experiment is used to determine thermal conductivity K of material of rod। नोट कर लीजिए, बीएससी में एक्चुअल में Searle's एक्सपेरिमेंट है, और Searle's एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है बीएससी में, केवल आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नोट कर लिए मेरे बच्चे, साथ साथ नोट करते जाइए। ये चैप्टर बहुत आसान है। मैं बात कर रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ मेटलिक रॉड, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटलिक रॉड। नोट कीजिए साथ साथ। हमारे पास तीन रॉड है, मान जाइए। इफ देयर आर 3 rods of thermal resistance R1, R2, R3 and thermal conductivities K1, K2, K3 are connected in series as shown in figure।
देयर आर 3 rods of thermal resistance R1, R2 and R3 and thermal conductivity K1, K2, K3 respectively are connected in series as shown in figure। हमारे पास 3 रॉड है, एक रॉड तो मेरे बच्चे ये रही, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K1 मान लो, एक रॉड ये है जिसका थर्मल रेजिस्टेंस R2, कंडक्टिविटी इसकी K2 मान लो, एक रॉड जिसका थर्मल रेजिस्टेंस R3, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी मेरे बच्चे K3 मान जाओ। राजा बेटा इस रॉड की लंबाई L1 है, इस रॉड की लंबाई मैंने L2 मानी है, ये लिखी हुई है, इस रॉड की लंबाई L3 है। जरा ध्यान से देख लो और फिगर बना लो। इफ रॉड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इंपोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, अगर रॉड सीरीज में कनेक्टेड होती है तो ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, थर्मल करंट इज सेम, जितनी थर्मल करंट इस रॉड में होगी H, सीरीज में थर्मल करंट सेम होती है मेरे बच्चे, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंट होता है। इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस, इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? θ2 माइनस θ1। इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस θ3 माइनस θ2। इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस θ4 माइनस θ3। If rods are connected in series, then thermal current is same, but temperature difference is different। जब रॉड सीरीज में लगी हुई हो तो सीरीज में कंडक्ट होने वाली थर्मल करंट सेम होगी मेरे बच्चे, लेकिन इन रॉड्स के एंड्स पर टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होगा। मैंने नोट कर दिया है, ये द थर्मल करंट इज सेम इन ईच रॉड्स बट टेम्परेचर डिफरेंस इज डिफरेंट। जब रॉड सीरीज में लगी होती है तो हर एक रॉड में कंडक्ट होने वाली थर्मल करंट सेम होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बात अच्छे से याद रख लो, सीरीज में थर्मल करंट सेम होती है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग, ठीक है ना। फर्स्ट रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? θ1 माइनस θ2। इसका कितना है? θ2 माइनस θ3। इसका θ3 माइनस θ4। और टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहां से यहां तक का? इसका टेम्परेचर डिफरेंस प्लस इसका डिफरेंस प्लस इसका डिफरेंस अगर हम ऐड कर दें तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस होगा θ1 माइनस θ4। क्लियर है? एक ध्यान से सुनो फॉर्मूला, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा इक्वल टू H इंटू R होता है। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR पढ़ा है ना फॉर्मूला। सिमिलरली यहां पर तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर थर्मल करंट, यहां पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहां पर थर्मल रेजिस्टेंस। So formula for temperature difference delta theta is equal to H into R. In a series combination H is same, so temperature difference is a directly proportional resistance। सीरीज में थर्मल करंट सेम होती है, थर्मल करंट सेम है, सीरीज में हर एक रॉड में थर्मल करंट सेम होगी, लेकिन इन रॉड्स के एंड्स पर टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होगा। तो इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? θ1 माइनस θ2। इसका कितना है? θ2 माइनस θ3। इसका कितना है? θ3 माइनस θ4। सभी का टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम ऐड कर दें तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? θ1 माइनस θ4। तो इस पूरी रॉड को, इस वाली रॉड को पूरा मैंने एक मान लिया, एक रॉड मान लिया मैंने सभी को, और मान लो सभी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। इसकी कंडक्टिविटी K1 मान लो, इसकी K2 मान लो, इसकी K3 मान लो, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मैंने K मान ली, ठीक है ना। सीरीज में थर्मल करंट सेम होगी, थर्मल करंट इस रॉड में, इस रॉड में, इस रॉड में, सभी में जब सेम है तो सभी को मैंने एक रॉड बोला है तो इसमें थर्मल करंट सेम। क्लियर है? तो एक काम कर लो, इसका टेम्परेचर डिफरेंस प्लस इसका डिफरेंस प्लस इसका डिफरेंस सभी को ऐड कर दो, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होगा। मैंने यही किया है मेरे बच्चे। डेल्टा थीटा इक्वल टू H इंटू R। तो यहां पर H तो सेम है मेरे बच्चे, H सेम है, H सेम है, तो R डिफरेंट, डेल्टा थीटा डिफरेंट और R डिफरेंट, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने इन सभी रॉड्स का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R मान लिया। लेट R इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रॉड्स। इन सभी रॉड्स का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R मान लिया मैंने। इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी K है, ये टेम्परेचर θ1 और इसका टेम्परेचर कितना है? θ1 माइनस θ4। क्लियर? तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा?
थीटा 1 माइनस थीटा 4, मतलब टोटल डिफरेंस बराबर होगा इसका टेम्परेचर डिफरेंस प्लस इसका टेम्परेचर डिफरेंस बराबर प्लस इसका टेम्परेचर डिफरेंस बराबर टोटल टेम्परेचर डिफरेंस। थीटा 1 माइनस थीटा 4 बराबर इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 3 प्लस थीटा 3 माइनस थीटा 4, मतलब इन सभी का टेम्परेचर डिफरेंस मैंने ऐड कर दें अगर हम, इफेक्टिव टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होगा थीटा 1 माइनस थीटा 4। तो जरा गौर से देखो, इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूं इस रॉड के लिए, थीटा 1 माइनस थीटा 4 इक्वल टू क्या होगा, h इंटू आर, इसकी जगह पर तो मैंने लिख दिया h इंटू आर, थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं h इंटू आर वन, h इंटू आर वन, थीटा 2 माइनस थीटा 3, थीटा 2 माइनस थीटा 3 इक्वल टू, ये वाला रिलेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं h और इंटू आर, इसका लेंगे हम एच आर 2 प्लस थीटा 3 माइनस थीटा 4, थीटा 3 माइनस थीटा 4, h इंटू आर 3, h इंटू आर 3। मेरे ख्याल से थर्मल करंट मेरे बच्चे सेम है, तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात क्लियर है, नोट कर लिया होगा मेरे बच्चे, ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये नोट कर लिया होगा शायद आप। If there are 3 rods of thermal resistance R1, R2 and R3 and thermal conductivity is K1, K2, K3 are connected in series as shown in figure. If rods are connected in series, then thermal current is same, but temperature difference is different. Thermal current same है, temperature difference अलग अलग है, तो जो different है, temperature difference अलग अलग है, तो temperature difference सभी का ऐड कर दो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 3 प्लस थीटा 3 माइनस थीटा 4 इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 4। थीटा 1 माइनस थीटा 4 बराबर पहली रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस प्लस दूसरी रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस प्लस तीसरी रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है इफेक्टिव थीटा 1 माइनस थीटा 4 बराबर होगा h इंटू आर, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इस रॉड के लिए h इंटू आर 1, थीटा 2 माइनस थीटा 3 सेकंड रॉड के लिए h इंटू आर 2, थीटा 3 माइनस थीटा 4 थर्ड रॉड के लिए h इंटू आर 3, h इंटू आर 3। यहां पर h कैंसिल, क्लियर है, तो यहां से h कैंसिल हो गया मेरे बच्चे, तो r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ये रहा रिजल्ट, r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। क्लियर है ये बात, जरा गौर से देखिएगा मेरे बच्चे, यहां पर ये r क्या है, जैसे जरा गौर से देखना, ध्यान देना मेरी बात पर, एक रॉड तो ये है और एक रॉड ये है, इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2, इसकी लंबाई L3, क्लियर, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2, इसकी कंडक्टिविटी K3, और एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑल रॉड्स आर सेम, थिकनेस सभी रॉड्स की सेम है। तो ये जो R है ये पूरा किसका R है, ये तीनों रॉड का इफेक्टिव R है ना। तो एक रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है L अपॉन KA, जरा ध्यान देना, ये R इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, मींस ये जो R है ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस मींस कंबाइंड रॉड का है। तो इस R की जगह पर जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, इस पूरी रॉड को हमने एक रॉड मान लिया है, इस रॉड को पूरी को एक रॉड मान लिया है और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R है, तो इस R की जगह पर ये फॉर्मूला जब इस्तेमाल करेंगे तो इस R की जगह पर हम क्या लिखेंगे, R बराबर इस R की जगह पर लिखेंगे पूरी रॉड की लंबाई, L की जगह पर क्या लिखेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन K, इसका इफेक्टिव K, तीनों रॉड का इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी मान लो K है और क्रॉस सेक्शन तो सभी का सेम है। तो मैं थर्मल कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूं, थर्मल कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस R के लिए मैं जब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूंगा तो L लिखूंगा पूरी रॉड की, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन इफेक्टिव के पूरी रॉड का इफेक्टिव के और कॉमन एरिया सबका सेम है A इक्वल टू R1, ये R1 इस रॉड का है, इस रॉड का है, ये R1 की जगह पर इस रॉड के लिए यहां से फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, इस रॉड की
इस रॉड का रेजिस्टेंस लिया मैंने R1, तो इस फॉर्मूले को जब इस्तेमाल करूंगा R1 के लिए तो L1 अपॉन K1 और इंटू A इसका एरिया और इसका एरिया सबका सेम है। R1 के लिए यहां से फॉर्मूला लिखूंगा मैं L1 अपॉन K1A प्लस R2 का मतलब इस रॉड का रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं L2 अपॉन K2 अपॉन L2 अपॉन K2 इंटू ए तो सबका सेम है, प्लस R3 की जगह पर L3 अपॉन K3 इंटू ए, क्योंकि ए यहां पर सबका सेम लिया है। जरा गौर से देखो, इस ए से ये ए कैंसिल, क्लियर है? तो जरा इस लाइन को देखना, जरा क्या है L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन ये ए तो कैंसिल हो गया अपॉन K इक्वल टू यहां से क्या बचेगा L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3। जरा गौर से देखना, हमें ये K निकालना है, तो K बराबर क्या लिखूंगा, K वाला ये वाला जो टर्म है ना, इसको तो ले जाओ यहां और इस पूरे ब्रैकेट को उठा करके लाओ यहां पर, ठीक है ना, इस ब्रैकेट को। ये तो एरिया बच्चों, ये एरिया तो इस रॉड का लिखा है मैंने, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ही लिखा है मैंने, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इस वाले ब्रैकेट को ले आओ यहां पर और K को ले जाओ यहां पर, तो K बराबर क्या आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन ये पूरा ब्रैकेट आएगा इस जगह पर L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस एंड सो ऑन L3 अपॉन K3। ये बात क्लियर है? ये इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी आ गई इस पूरी रॉड की, ठीक है ना। अगर सेम लेंथ की ये रॉड सभी सेम लेंथ की होती, आपने नोट किया है फॉर टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फॉर टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अगर सीरीज में केवल दो रॉड होती, फॉर टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मैं लिख दो यहां पर फॉर टू रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसका मतलब क्या हो गया L1 बराबर L2 होता और रॉड केवल दो होती तो K बराबर क्या लिखते हैं हम मेरे बच्चे, इक्वल टू, मैं इसको L लिखे ले रहा हूं, तो L1 केवल दो रॉड होती तो फॉर्मूला ये होता L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, केवल दो रॉड होती तब। अब L1 बराबर L2 बराबर L, तो यहां पर L और यहां पर L, यहां L और यहां L, तो K बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये L प्लस L अपॉन K1 प्लस L अपॉन K2। जरा गौर से देखो, ये L कॉमन लेके कट जाएगा, ये L कॉमन लेके कट जाएगा, तो क्या आएगा ऊपर कितना आएगा L प्लस L, 2L हो गया, और नीचे से एक L बाहर आएगा, एक L कैंसिल कर देना तो दो बचेगा ना ऊपर, तो नीचे क्या आएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, एलसीएम ले लो, K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, ऊपर दो बचेगा, दो को ले जाओ ऊपर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे आपका। इफेक्टिव K अगर दो रॉड होती इक्वल लेंथ की तो इफेक्टिव K के लिए रिलेशन आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये रिलेशन मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर है? नोट कर लिया मेरे बच्चे, नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे, मैं बात कर रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बच्चों। नोट कीजिए, इफ देयर आर 3 रॉड्स of thermal resistance R1, R2, R3 and thermal conductivities K1, K2, K3 are connected in parallel as shown in figure. फिगर बना लीजिए। If rods are connected in parallel, then temperature difference across each rods is same. फिगर में दिख रहा है आपको मेरे बच्चे, एक रॉड ये रही, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, इसका भी θ1 माइनस θ2। इफ देयर आर 3 रॉड्स ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड थर्मल कंडक्टिविटीज K1, K2, K3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर।
रॉड जब पैरेलल में होंगी मेरे बच्चे तो हर एक रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। इसका टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2, इसका टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2, इसका भी टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2, बट थर्मल करंट इन ईच रॉड इज डिफरेंट। इस रॉड में थर्मल करंट H1, इसमें H2, इसमें H3। तो जरा गौर से देखो, पैरेलल में जब रॉड हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, थर्मल करंट डिफरेंट। जो डिफरेंट है यहां पर थर्मल करंट डिफरेंट है तो थर्मल करंट ऐड कर दो, और सीरीज में टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंट था तो टेम्परेचर डिफरेंस ऐड किया था आपने, ठीक है ना। तो मैंने यही लिखा है, देयर आर 3 rods of thermal resistance R1, R2, R3 and thermal conductivity are K1, K2, K3 respectively are connected in parallel as shown in figure। ठीक, यह टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम इन ईच रॉड बट थर्मल करंट इज डिफरेंट। फॉर्मूला है डेल्टा थीटा इक्वल टू H इंटू आर। तो डेल्टा थीटा तो सेम है, थर्मल करंट क्या है, डिफरेंट है। तो थर्मल करंट H के लिए रिलेशन क्या आ जाएगा, ये सेम है मेरे बच्चे, टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू H इंटू आर। तो H इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर, ये रिलेशन इस्तेमाल करूंगा। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो थर्मल करंट H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो पैरेलल में किसको ऐड करेंगे हम, थर्मल करंट ऐड करेंगे, H1 प्लस H2 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H3। मैं थोड़ा सा फिर से बना दूं इसे। पैरेलल में मेरे थर्मल करंट ऐड करेंगे, H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। टोटल थर्मल करंट H है तो तीनों की थर्मल करंट ऐड कर दो, मैंने यही किया यहां पर। H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3। मान जाइए ये इन सभी रॉड्स का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R है और इन सभी रॉड्स को मिलाकर के मैंने एक रॉड मान लिया, तो H1, H2, H3 तीनों को मिलाकर के मैंने कंबाइंड एक रॉड माना है, तो इन तीनों की थर्मल करंट अकेली इस एक रॉड में जाएगी। तो H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3, और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R माना है और इफेक्टिव कंडक्टिविटी K मानी है। क्लियर है। तो H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 लिख दिया मैंने, H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3। तो इस H के लिए, ये H तो इस रॉड में है और इस H के लिए रिलेशन लगाऊंगा मैं ये वाला, H बराबर डेल्टा थीटा अपॉन आर। तो इस रॉड का H निकालना है मुझे, H बराबर इस रॉड का डेल्टा थीटा कितना है, θ1 माइनस θ2। तो इस H की जगह पर θ1 माइनस θ2 अपॉन आर, θ1 माइनस θ2 अपॉन आर, ये वाला रिलेशन इस्तेमाल कर रहा हूं H1 के लिए। लगाइए जरा, H के लिए तो मैंने लगा दिया θ1 माइनस θ2 अपॉन आर। H के लिए इफेक्टिव थर्मल करंट H है, तो H बराबर इस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस इक्वल टू H1। H1 क्या है, इसके लिए थर्मल करंट इस रॉड के लिए H1 बराबर θ1 माइनस θ2 अपॉन R1। तो H1 की जगह पर मैंने लिखा है θ1 माइनस θ2 अपॉन R1 प्लस H2 लिखा है मैंने ये वाला θ1 माइनस θ2 अपॉन R2, θ1 माइनस θ2 अपॉन R2 प्लस H3 इस रॉड के लिए H3 θ1 माइनस θ2 अपॉन R3, θ1 माइनस θ2 अपॉन R3। क्लियर है। θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 कैंसिल कर दो, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चे। इस वाले टर्म को कैंसिल कर दो आप, θ1 माइनस θ2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, ठीक है ना। तो यहां से बचेगा 1/R1 प्लस 1 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। इस रिलेशन से हम इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर एक बात और जरा गौर से देखो, पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा ना, R1, R2 और R3 की जो वैल्यू है उनमें से जिसकी वैल्यू सबसे कम है, इस R की वैल्यू R इज लेस देन R1 एंड R इज लेस देन R2 एंड R इज लेस देन R3। मीन्स पैरेलल में
इफेक्टिव रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस मिनिमम जिस रॉड का रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा। क्लियर है? थर्मल कंडक्टिविटी अगर निकालनी है हमको तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो r के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करो, r बराबर L/Ka। जरा गौर से देखना, ये r क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, तीनों रॉडों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है। मैं फिगर एक बार यहां बना के दिखा रहा हूं। जैसे एक रॉड ये रही, जरा गौर से देखना, ठीक है ना? इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, एक रॉड ये है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, और एक रॉड ये है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A3 है, और तीनों रॉड्स का लेंथ इसकी L1, इसकी L2, इसकी L3, और तीनों रॉड पैरेलल में कनेक्टेड है। तो तीनों रॉड जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो तीनों को कंबाइंड एक रॉड बनाओगे आप, तो इसका टोटल एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होगा? टोटल लेंथ तो इसकी L1 बराबर L है, L2 बराबर L है, L3 बराबर L, मींस तीनों रॉड इक्वल लेंथ की हैं। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका रॉड का रेजिस्टेंस R3, इसकी कंडक्टिविटी K1, K2, K3। ध्यान देना, तो तीनों रॉडों की इफेक्टिव लेंथ तो सेम है बच्चों। एरिया क्रॉस सेक्शन तीनों का क्या हो जाएगा? इन तीनों का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A2 प्लस A2 प्लस A3, और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस R और इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी K, ये कॉमा लगा हुआ है। तो आपने रिलेशन लिखा है R बराबर L/Ka, ठीक है? और पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है मेरे बच्चे? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब जरा गौर से समझना, ध्यान से सुनना, ये R क्या है? इन तीनों रॉडों का जो कंबाइन करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो R ये वाला है। ये जो R है ना, वो ये वाला R है। तो इस R की जगह पर ये वाला फॉर्मूला जब इस्तेमाल करोगे आप, तो ये R इस रॉड का है, और ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो इस रॉड की लंबाई लोगे, इसमें इस रॉड का इफेक्टिव K लोगे, और इसी रॉड का क्रॉस सेक्शन लोगे ये वाला A की जगह पर। तो इस R की जगह पर क्या लिखा जाएगा? यहां से इस रॉड के लिए R लिखूंगा ना, तो इस R की जगह पर लिखोगे L, इस जगह पर लिखोगे L अपॉन, और ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, इस R की जगह पर लिखोगे, मैं यहां लिख के दिखाता हूं, देखो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जरा गौर से देखना, इस R की जगह पर ये फॉर्मूला जब इस्तेमाल करूंगा तो देखो जरा, 1 अपॉन, इस R की जगह पर लिखूंगा इस रॉड के लिए ये वाला रेजिस्टेंस L अपॉन, यहां पर अपॉन लिखूंगा, अपॉन Ka, K इफेक्टिव K, और A की जगह पर क्या लिखूंगा मेरे बच्चे? A की जगह पर लिखूंगा A1 प्लस A2 प्लस A3, छोटा छोटा लिखा है थोड़ा सा, इक्वल टू, इस R1 की जगह पर लिखूंगा इसका रेजिस्टेंस 1 अपॉन L अपॉन K1A1 प्लस 1 अपॉन L अपॉन K2A2 प्लस 1 अपॉन L अपॉन K3A3। अब जरा एक काम करो, इसको पलट दो नीचे से, ये टर्म पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा K, ब्रैकेट में आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन L इक्वल टू, सेम ये आएगा यहां पर K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L प्लस K3 A3 अपॉन L। जरा गौर से देखो, यहां पर डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, ठीक है ना? इधर L से L मेरे ख्याल से ये डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट बचेगा आपका K A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3, ठीक है ना? तो K निकालना है, K बराबर आएगा रिजल्ट K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 अपॉन A1 प्लस
A2 प्लस A3, ये रिजल्ट आएगा K का। ये रहा रिजल्ट, ये रहा K बराबर L1 K बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। ये रिजल्ट मैंने लिख दिया है। क्लियर है ये बात? चलिएगा फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। इस R की जगह पर लिखेंगे हम, इस वाले R की जगह पर L अपॉन K A1 प्लस A2 प्लस A3, ये। और इस R1 की जगह पर लिखा जाएगा L अपॉन K1 A1 इस R1 की जगह पर, और R2 की जगह पर लिखा जाएगा L अपॉन K2 A2, और इस R3 की जगह पर लिखा जाएगा L अपॉन K3 A3। जरा गौर से देख लो, इस R की जगह पर जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहां से, तो यहां पर लिखोगे L अपॉन K A1 प्लस A2 प्लस A3, तो K A1 प्लस A2 A3 ऊपर पहुंच जाएगा ना यहां पर, अपॉन L बराबर इसकी जगह पर L अपॉन K1 A1, यहां लिखोगे L अपॉन K1 A1, तो K1 A1 ऊपर पहुंचेगा, प्लस L अपॉन K2 A2 ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस R3 की जगह पर L अपॉन K3 A3 ऊपर बन जाएगा। अब जरा A से ये L से L कैंसिल हो जाएगा। अरे मेरे बच्चे एलसीएम इधर सेम है, तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचेगा K A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3। K निकालना है मुझे, तो K इस वाले टर्म को इसके नीचे ले लो, ब्रैकेट के नीचे। ये रिजल्ट है आपका। क्लियर है? इफ A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A, अगर A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A, मतलब हर एक रॉड का क्रॉस सेक्शन सेम होता, तो A1 को A, A2 को A, A3 को A अपॉन A प्लस A 3A, A से A कैंसिल कर देना, रिजल्ट आएगा आपका ये वाला। यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चों? यहां से आगे की बात करें मेरे बच्चे, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नोट करिए पहले आप इस क्वेश्चन को करिए नोट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे। विच आर द फॉलोइंग सर्कुलर रॉड्स गिवन रेडियस स्मॉल r एंड लेंथ सेम, ईच मेड ऑफ द सेम मटेरियल, हर एक रॉड की लंबाई सबकी कैपिटल लेंथ और रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में। गिवन रेडियस r एंड लेंथ l इज गिवन का मतलब क्वेश्चन में गिवन है, दी हुई है। ईच मेड ऑफ द सेम मटेरियल, हर एक का मटेरियल सेम है, ठीक है ना। एज हुज एंड्स आर मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, क्वेश्चन में पूछा है विल कंडक्ट मोस्ट हीट। तो किस पेयर में, 4 पेयर दिए मेरे बच्चे यहां पर। पहला दिया है मैंने, पहले में दिया है रॉड की लंबाई, रॉड की रेडियस दी है 2r0, लेंथ दी है 2l0। दूसरी रॉड दी है मैंने, इसकी रेडियस दी है 2r0, लेंथ दी है l0। तीसरा दिया है मैंने, रेडियस दी है r0, l दी है l0। फोर्थ दिया है मैंने r इक्वल टू r0 और लेंथ दी है 2l0। क्वेश्चन फिर से समझ लो, हमारे पास 4 पेयर हैं रॉड्स के, और हर एक में एक रॉड तो ये है, जरा समझना, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, 4 में बनाई दे रहा हूं वाला। ये कह रहा है चारों का मटेरियल सेम है, मटेरियल सबका सेम है, के, और इन चारों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम बता रहा है। क्वेश्चन में मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन ने बोला है, चेक कर लो। इस रॉड की लेंथ और रेडियस दी हुई है। पहली रॉड की रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस दी है 2r, इसकी रेडियस दी है 2r0, और इसकी लेंथ दी है रॉड की पहले की 2l0। दूसरी वाली रॉड की दी है रेडियस 2r0, लेंथ दी है l बराबर
एल नॉट, चेक कर लो, ये लिखा है, ये रहा। थर्ड में दिया है इसकी रेडियस दी है आर नॉट और इसकी एल दी है लेंथ एल नॉट। फोर्थ दिया है इसकी रेडियस तो दी है आर नॉट और लेंथ दी है एल बराबर 2L नॉट। क्वेश्चन में ये पूछा है क्या बेटा, विल कंडक्ट मोस्ट हीट, इन चार में से किसमें ज्यादा हीट कंडक्ट करेगी, किस रॉड में इन चार में से कंडक्टेड हीट किसमें ज्यादा हो, क्यू का अमाउंट किसमें, कंडक्टेड हीट इन टाइम t सेकेंड थ्रू ए रॉड इज गिवन बाय द रिलेशन के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल इंटू टाइम। टाइम सबके लिए सेम है, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसमें ज्यादा होगी ये पूछा है उसने। तो देखो मेरे बच्चे, के सेम दिया है उसने, डेल्टा थीटा सेम दिया है उसने, ठीक है ना, के सेम, डेल्टा थीटा सेम, टी सेम। तो अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन लेंथ। और एरिया क्योंकि सिलिंड्रिकल रॉड बता रहा है वो, रेडियस दिया क्वेश्चन में, तो एक ही जगह पर मैं लिख सकता हूं क्या, एक ही जगह पर हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे, ए को लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो कंडक्टेड हीट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक ही जगह पर पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर अपॉन एल। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये रिलेशन निकाल लो, आर स्क्वायर अपॉन एल। तो जिस रॉड के लिए, इन चार में से जिस रॉड के लिए आर स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसमें कंडक्टेड हीट सबसे ज्यादा होगी। तो जिस रॉड का आर सबसे ज्यादा और एल सबसे कम, उसमें कंडक्टेड हीट सबसे ज्यादा होगी। फॉर्मूला देखो, आर स्क्वायर अपॉन एल, क्यू की वैल्यू तब ज्यादा होगी जिस रॉड के लिए आर सबसे ज्यादा और एल सबसे कम हो। चेक करो, आर सबसे ज्यादा और एल सबसे कम, मुझे एक ही पेयर दिख रहा है, केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड वाला। आर सबसे ज्यादा, देखो सबसे ज्यादा आर, 2R 2R आर आर, तो पहला वाला तो आर सबसे ज्यादा, ये दोनों हो गए, ये और ये दोनों। भाई आर ज्यादा, तो इन चारों में पहले ये देखो आर किसका ज्यादा है, देखो इसमें 2R है, इसमें 2R है, इसमें आर है, इसमें आर है, तो ये दोनों सेलेक्ट हुए। अब एल जिसका कम हुआ, दोनों में से एल कम किसका है, तो इसका एल 2L है, इसका एल है, तो कम इसका एल है, तो इसका मतलब ये वाली रॉड, इस रॉड के लिए आर स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इसी वजह से इस रॉड में कंडक्टेड हीट सबसे ज्यादा होगी। क्लियर होगी बात, नोट कर लीजिए आप इस बात, नोट कर लिया। मैंने सॉल्यूशन रिजल्ट लिखा है मेरे बच्चे, ये रहा, कंडक्टेड हीट थ्रू ए रॉड इज गिवन बाय द रिलेशन के ए θ1 माइनस θ2 टी अपॉन एल। एक ही जगह पर लिख सकता हूं मैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू के, एक ही जगह पर पाई आर स्क्वायर, ये चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा थीटा इंटू टी अपॉन एल। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मटेरियल सेम है, के सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है और टाइम हर एक रॉड के लिए सेम है। तो कंडक्टेड हीट इज द डायरेक्शनल एल स्क्वायर अपॉन आर, आर स्क्वायर अपॉन एल। कंडक्टेड हीट थ्रू ए रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन एल। जिस रॉड के लिए आर स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू ज्यादा होगी उस रॉड में कंडक्टेड हीट सबसे ज्यादा होगी। तो मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन यहां पर सेकंड जाता है, क्योंकि चेक कर लो इन चारों में से जिसका आर, पहले ये चेक करो जिसका आर सबसे ज्यादा, आर तो सबसे ज्यादा होना चाहिए और एल सबसे कम होना चाहिए। तो पहले आर को चेक करो, तो इसमें आर कितना है 2R, इसमें कितना है 2R, इसमें कितना है R, इसमें कितना है R। तो सबसे R ज्यादा एक तो इस ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में, और एक इस ऑप्शन में R, दोनों में बराबर बराबर है ना, 2R इसमें 2R इसमें, इसमें R और इसमें R, तो ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गए। अब L सबसे कम, तो अब इन दोनों में से L और ढूंढो, तो 2R तो 2R रेडियस तो सेम हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर L कम किस में है, इसमें या इसमें, इसमें कम है L, तो इसलिए आंसर आपका सेकंड जाता है। मैंने लिख दिया है, फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ L एंड R ऑप्शन सेकंड हैज हायर वैल्यू ऑफ R स्क्वायर अपॉन L, सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान दें, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें बच्चों, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपकी सेहत के लिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, नोट कर लें आप इसको। इन ए लेक 1 सेंटीमीटर थिक आइस इज फॉर्म्ड इन 7 आवर्स। किसी झील में 1 सेंटीमीटर थिकनेस की आइस की लेयर फ्रीज होने में, जमने में 7 घंटे लग रहे हैं मेरे बच्चे। 1 सेंटीमीटर मोटी लेयर फॉर्म होने में टाइम लग रहा है 7 घंटे, वो कह रहा है। इन हाउ मच टाइम थिकनेस ऑफ आइस विल इंक्रीज फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। मतलब लेक में 1 सेंटीमीटर मोटी आइस की परत बनने में टाइम लगता है 7 घंटे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर से थिकनेस 2 सेंटीमीटर होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना? क्लियर है? इन हाउ मच टाइम थिकनेस ऑफ आइस विल इंक्रीजेज फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहां पर बच्चों नोट कीजिए एक जनरल सा फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला बोल रहा हूं, ध्यान दो मेरी बात पर। ये रिलेशन नोट करो बच्चों, बड़ा काम का रिलेशन है, काम का नहीं है, जरूरत से ज्यादा काम का है ये रिलेशन। इस फॉर्मूले में पहले नोट कर लो इसे, T1/T2 इक्वल टू x1 L1 अपॉन x2 L2। नोट कर लो पहले। ठीक है ना? T1/T2 इक्वल टू x1 L1 बाई x2 L2। कर लिया नोट? बहुत अच्छा। T1 क्या है? लिख दिया है मेरे, टाइम टेकन इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में लगा समय है। फर्स्ट केस का मतलब पहले 1 सेंटीमीटर थिकनेस की लेयर जमने में टाइम बता रहा है वो 7 घंटे, तो T1 की वैल्यू 7 आवर हो गई। T2 टाइम टेकन इन सेकंड केस, तो अब सेकंड केस में क्या कह रहा है? 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर होने में टाइम पूछा है, तो सेकंड केस में टाइम मैंने T2 मान लिया। x1 फर्स्ट केस में थिकनेस है आइस की लेयर की, x2 थिकनेस ऑफ आइस फ्रोजन इन सेकंड केस, सेकंड केस में थिकनेस है आइस लेयर की। L1 मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल थिकनेस इन फर्स्ट केस, L2 मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल थिकनेस इन सेकंड केस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों पॉइंट। ये मीन थिकनेस है फर्स्ट केस में और ये सेकंड केस में, और ये x1 और x2, x1 फर्स्ट केस में थिकनेस है और x2 सेकंड केस में थिकनेस है, और ये L1 और L2 मीन थिकनेस है। मीन थिकनेस फर्स्ट केस में है, ये मीन थिकनेस सेकंड केस में है। मीन थिकनेस कैसे निकालेंगे चेक करो। मुझे T2 निकालना है बच्चों, T2 निकालना है मुझे, तो T2 के लिए रिलेशन क्या बन जाएगा? T2 को तो यहां ले लो, x1 L1 को नीचे, x2 L2 को ऊपर, तो T2 बराबर T1 x2 L2 अपॉन x1 L1। वैल्यू लगाइए। फर्स्ट केस में टाइम दिया है 7 आवर, फर्स्ट केस में टाइम दिया है उसने 7 आवर, x2 L2 अपॉन x1 L1। x2 सेकंड केस में थिकनेस है आइस लेयर की, सेकंड केस में कितनी थिकनेस है? 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर होने में थिकनेस कितनी हो गई? तो 2 - 1, तो x2 की वैल्यू हो गई 2 - 1। L2 सेकंड केस में मीन थिकनेस, सेकंड केस में 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर होना है, तो 1 और 2 का मीन लेना है, तो 1 + 2 अपॉन 2 L2 हो गया। फर्स्ट केस में थिकनेस x1 0 से 1 सेंटीमीटर होने में टाइम लग रहा था 7 घंटे, तो 0 से 1 थिकनेस हो गई फर्स्ट केस में 1 - 0 इंटू L1 फर्स्ट केस में एवरेज वैल्यू 0 से 1 होने में, तो 0 + 1 अपॉन 2, एवरेज वैल्यू 0 + 1 अपॉन 2। क्लियर? तो आपका टाइम निकल आया बेटे सेकंड केस में कितना टाइम लगेगा? 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर थिकनेस होने में नियर अबाउट कितना? 21 आवर्स लगेंगे बच्चे, 21 घंटे लगेंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है? पहले 1 सेंटीमीटर लेयर जमने में 7 घंटे लग रहे हैं मात्र, तो अब 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर होने में मतलब 1 सेंटीमीटर ही तो फ्रीज हुई, सेकंड केस में भी तो उस केस में जो टाइम लग रहा है 21 आवर्स, इसका मतलब समझ गए कि आइस की जो स्पेसिफिक हीट है, आइस की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी कम होती है।
स्पेसिफिक हीट भी कम है उसकी, और थर्मल कंडक्टिविटी आइस की बहुत ज्यादा कम होती है, आइस की थर्मल कंडक्टिविटी। इसीलिए सेकंड केस में, मतलब पहले फर्स्ट केस में 1 सेंटीमीटर थिकनेस की लेयर जमने में टाइम कितना लग रहा है, 7 घंटे मात्र, और अगला 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर थिकनेस होने का मतलब फिर से 1 सेंटीमीटर ही आइस जमी, लेकिन टाइम लगा उससे पहले से 3 गुने से भी ज्यादा, लगभग 3 गुना। ठीक है ना, क्लियर है। चलिएगा, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 2 पॉइंट और आपके ट्रांसमिशन ऑफ हीट में बचे हुए हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, नोट कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, बड़ा काम का पॉइंट है, सिंपल है, कुछ है नहीं, जानते हैं आप, 10th में पढ़ा है आपने। कन्वेक्शन, इन दिस प्रोसेस पार्टिकल ऑफ मीडियम कैरी हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कन्वेक्शन में मीडियम के पार्टिकल हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। क्या बेटा, कन्वेक्शन में मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं। इन दिस प्रोसेस मींस इन कन्वेक्शन पार्टिकल ऑफ मीडियम कैरी हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कन्वेक्शन में मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं, तब हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होती है। इन लिक्विड्स एंड इन गैसेज हीट फ्लो मेनली कन्वेक्शन, कंडक्शन इज वेरी रेयर। गैसों में और लिक्विड्स में हीट जो कंडक्ट करती है वो केवल कन्वेक्शन के द्वारा होती है कंडक्ट। ठीक है ना, कन्वेक्शन इज वेरी, कंडक्शन इज वेरी रेयर। इन कन्वेक्शन, अंडरलाइन करना बच्चों, इन कन्वेक्शन हीट ऑलवेज मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। कन्वेक्शन में हीट हमेशा अपवर्ड चलती है। ठीक है ना, देयरफॉर वी फील मोर हॉट अबव ए फ्लेम। कहीं पर फ्लेम, फ्लेम तो समझते हैं जैसे आग लगी हुई है, वहां पर आग की लपटें ऊपर की ओर जाती है, नॉट साइड वाइज। क्यों? तो फ्लेम के ऊपर, क्योंकि अब फायर जो होती है, आग कहीं पर आग लगी हुई है तो वहां पर आग की जो फ्लेम है, फायर की जो फ्लेम होती है ना, फ्लेम तो समझते हो ना, लपटें, आग की जो लपटें होती हैं वो हमेशा ऊपर की ओर क्यों चलती हैं, साइड वाइज क्यों नहीं जाती? क्योंकि हीट हमेशा कन्वेक्शन के द्वारा हीट चलती है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। इसी वजह से आग की जो लपटें होती हैं वो सीधी ऊपर की ओर जाती हैं, साइड वाइज नहीं जाती। इसी लपटों के ऊपर, क्योंकि नीचे से हीट, कन्वेक्शन में हीट अभी हमेशा चलती है बॉटम टू टॉप, नीचे से हमेशा कन्वेक्शन ऊपर की ओर होता है। इसी वजह से आग की जो लपटें होती हैं वो किधर, ऊपर की ओर उठती हैं, साइड वाइज नहीं उठती। ठीक है ना, इसीलिए मैंने लाइन लिखी है बच्चों, इन कन्वेक्शन हीट ऑलवेज मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर वी फील मोर हॉट अबव ए फ्लेम देन इट्स साइड। क्लियर है, साइड वाइज, जैसे कहीं पर आग लगी हुई है, आग की लपटें हैं, लपटें ऊपर उठी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि हीट चलती है हमेशा कन्वेक्शन में नीचे से ऊपर की ओर, तो जो लपटें ऊपर उठी हुई हैं, ऊपर लपटों, जो आग की लपटें ऊपर जा रही है, ऊपर हाथ करके देखना, ऊपर ज्यादा गर्म दिखाई महसूस होगा आपको, जबकि लपटों के साइड से, साइड वाइज टेम्परेचर कम प्रतीत होगा, कम महसूस होगा, क्योंकि कन्वेक्शन में हीट हमेशा कंडक्ट करती है, हमेशा चलती है किधर, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है ना, ग्रेविटी इज नेसेसरी फॉर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के लिए ग्रेविटी जरूरी होती है, क्योंकि समझ गए ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस में कन्वेक्शन नहीं होगा। सो इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाटर कैन नॉट बी हीटेड बाई कन्वेक्शन ड्यू टू वेटलेसनेस। इसी वजह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर पानी को कन्वेक्शन से हम हीट नहीं कर सकते। तुम देखना, कभी भी पानी गर्म किया है, तुम देखना, पानी किसी वेसल में पानी लेकर के गर्म करना, किस पर, फ्लेम पर। जैसे गैस है ना घर पर, तो गैस का जो चूल्हा होता है उसकी जो रिंग है उसके ऊपर भगोने में पानी भर के रख देना और उसके पास खड़े होकर जरा ध्यान से देखना। तो ध्यान से आप देखेंगे कि उस वाले जो वेसल है, जो बर्तन है जिसमें पानी रखा हुआ है, वो गर्म कर रहे हो आप नीचे से।
तो नीचे से जब गर्म करेंगे तो आप देखना जरा ध्यान से भगोने के अंदर पानी को, पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे से बॉटम से ऊपर की ओर चलते हैं, क्योंकि वो गर्म नीचे से हो रहा है। तो नीचे का टेम्परेचर, नीचे के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी डेंसिटी घटेगी। टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी उसकी घटेगी, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा डेंसिटी घटेगी, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे। ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नीचे से बढ़ा, डेंसिटी कम हो जाएगी, तुरंत वो मॉलिक्यूल किधर जाएंगे? ऊपर जाएंगे। इस फिनोमिना को बोला जाता है कन्वेक्शन। ठीक है ना मेरे बच्चे? ये बात क्लियर हो गई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दिया हो अगर आपने तब, जैसे आपका जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज देखा है ना? फ्रिज, तो फ्रिज में जो फ्रीजिंग बॉक्स होता है वो फ्रिज के अंदर हमेशा ऊपर वाले हिस्से में फ्रीजिंग बॉक्स लगाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हीट कंडक्ट करती है मेरे बच्चे कन्वेक्शन के द्वारा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नॉट बॉटम टू टॉप टू बॉटम। हीट ऑलवेज कंडक्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जैसे पानी को गर्म करते हो तो नीचे से गर्म करेगा कि ऊपर से गर्म करोगे? नीचे से गर्म करते हैं, तभी नीचे के मॉलिक्यूल हीट हुए, टेम्परेचर बढ़ा मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी डेंसिटी घट जाएगी, तो मॉलिक्यूल किधर भागेंगे? फिर टेम्परेचर बढ़ गया तो वो हल्के हो गए तो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे, ठंडे वाले मॉलिक्यूल तो नीचे चले जाएंगे, और नीचे जो गर्म होकर के जो मॉलिक्यूल गर्म हुए हैं वो चले जाएंगे ऊपर। तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, गर्म मॉलिक्यूल तो ऊपर जाएंगे और ठंडे वाले मॉलिक्यूल नीचे, फिर वो गर्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे, ठंडे वाले उसके नीचे आ जाएंगे। इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं बच्चों, कन्वेक्शन। ठीक है ना? फ्रिज जो होता है उसमें फ्रीजिंग बॉक्स हमेशा रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले भाग में लगाते हैं। उसका कारण समझो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर ऊपर फ्रीजिंग बॉक्स है और नीचे फ्रिज खाली रहता है, उसमें कुछ अदर आप सामान रख देते हो, नीचे से भी तो ठंडा हो जाता है। वो कैसे ठंडा होता है? एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजिंग होती है, फ्रीजिंग बॉक्स के अंदर। ठीक है? उसके नीचे रखा हुआ सामान फिर कैसे ठंडा हो जाता है? एक्चुअल में होगा क्या वहां पर, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम हो गया, तो ठंडे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भारी होते हैं, हैवी होते हैं, और जो गर्म मॉलिक्यूल होते हैं, एयर गर्म, हॉट एयर हमेशा हल्की होती है और कोल्ड एयर हमेशा भारी होती है। तो ऊपर से क्या हुआ? रेफ्रिजरेटर के अंदर ऊपर फ्रीजिंग बॉक्स है, तो ऊपर कूलिंग हुई, तो वहां पर जो उसके पास में फ्रीजिंग बॉक्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो एयर होगी ऊपर फ्रीजिंग बॉक्स के पास में, वो ठंडी होकर के कैसी हो जाएगी? हैवी। तो वो एयर के मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे, फ्रिज में ठंडे होकर के ऊपर फ्रीजिंग बॉक्स के पास जो एयर होगी, एयर के जो मॉलिक्यूल ठंडे होकर के वो नीचे चले जाएंगे और गर्म मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। ऊपर जाकर के फ्रीजिंग बॉक्स से के कांटेक्ट में आकर के क्या होगा? फिर ठंडे हो जाएंगे, तो वो मॉलिक्यूल फिर नीचे आ जाएंगे, तो नीचे का फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा क्या बना रहेगा? फिर ठंडा बना रहेगा। इसी वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजिंग बॉक्स हमेशा ऊपर वाले भाग में रखा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने देखा हो आपके घरों में जो बड़े बड़े, अब तो खैर वो समय गया, जो घरों की जो छतें होती है, पुराने घर अगर देखे हो आपने, तो जो छतें होती है बहुत ऊंची होती है, उनकी हाइट ज्यादा रखी जाती थी, क्योंकि पहले बहुत पुराने समय पर ये एसी, कूलर, पंखे ये तो नहीं हुआ करते थे बहुत पुराने टाइम पर। तो वहां पर गर्मियों में तो घरों के अंदर बहुत गर्मी लगती होगी, लेकिन इसी वजह से वो क्या करते थे, पहले लोग जो घर बनाते थे ऊंचे बनाते थे, उनकी छत बहुत ऊंची होती थी, और छतों के पास ऊपर, कहते हैं ना आजकल वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां बना दो, तो छतों के पास में ऊपर वो क्या बनाते थे? विंडो बनाते थे, और एक बनाते थे विंडो नीचे, छत बिल्कुल फ्लोर के पास में नीचे। तो दो तरह की विंडो बनती थी, एक तो फ्लोर के पास में नीचे फर्श के पास में, और कुछ विंडो बनाते थे ऊपर छत के पास में। तो उससे होगा क्या? क्योंकि छतें बहुत ऊंची ऊंची होती थी, तो उस कमरे के अंदर जो एयर होगी, जो कमरे के अंदर एयर होगी, वो एयर जैसे ही गर्मियों में हीट होगी तो एयर के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर बढ़ने पर वो कैसी हो जाएगी? लाइटर, उसकी डेंसिटी घटती है, तो हॉट मॉलिक्यूल तो चले जाएंगे, डेंसिटी घटने के बाद हल्की हो गई वो, तो गर्म हवा तो चली गई ऊपर छत के पास, और ठंडी हवा किधर होगी? नीचे।
ठीक है ना। तो गर्म हवा ऊपर गई तो छत के पास में क्या बनी हुई है, विंडो बनी हुई है आपकी, तो गर्म हवा उन विंडो से बाहर निकल जाएगी। और नीचे जो विंडो बनी हुई है फर्श के पास में, नीचे फ्लोर के पास में, उससे ठंडी हवा कमरे के अंदर एंटर कर जाएगी। ठंडी हवा के अंदर भी गर्म मॉलिक्यूल है, तो गर्म मॉलिक्यूल क्या होंगे, कमरे के अंदर जैसे ही बाहर से हवा कमरे के अंदर आई तो उसमें दो तरह के मॉलिक्यूल है, क्योंकि गर्म मॉलिक्यूल भी है और ठंडे मॉलिक्यूल भी है। तो वो अंदर आकर के कमरे के अंदर जैसी हवा आ गई तो उनमें से उस एयर मॉलिक्यूल्स में से जो हॉट एयर मॉलिक्यूल है वो तो चले जाएंगे छत के पास में ऊपर, और वो विंडो से बाहर चले गए, और ठंडे मॉलिक्यूल नीचे वाली जो विंडो है उससे कमरे के अंदर एंटर कर गई। तो कमरे के अंदर एयर कन्वेक्शन के कारण कमरा पूरा, गर्मियों में क्या रहते थे वो बड़े बड़े जो घर होते थे, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जो जिनकी छतें होती थी, वो घर आज भी बिना कूलर पंखे के और एसी के ठंडे रहते हैं। आप देखना कभी फोर्ट पर गए हो आप, रेड फोर्ट देखा ही नहीं। अरे हिंदुस्तान में लाल किला नहीं देखा, दिल्ली में गए हो रेड फोर्ट देखा हो, चलो छोड़िए, आगरा में लाल किला बना हुआ है, रेड फोर्ट। तो बड़े बड़े जो महल बनते थे, मेरे ख्याल से राजा महाराजे वहां पर एक हवा महल बनाते थे। हवा महल तो समझ गए ना बात, जो ऐसा एक कमरा मतलब हॉल टाइप का बनाते थे, बहुत बड़ा सा, जिसमें बहुत ज्यादा ठंडक रहती थी। तो एक्चुअल में उन कमरों की छतें बहुत ज्यादा हाइट पर रखते थे, और छतों के पास विंडो और नीचे फ्लोर के पास विंडो, ठीक है नहीं, जहां पर एयर का फ्लो ज्यादा हुआ करता था जिस साइड में, क्योंकि महल उनके बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, ठीक है नहीं। तो जिधर से हवा आ रही है, हवा का अवरोध जिस डायरेक्शन में कहीं कम होता, जहां कम होता है वहां पर हवा महल बनाते थे वो लोग। तो क्या करते थे, वो छतों को ऊंचा करके छतों के पास विंडो बनाते थे और नीचे फ्लोर के पास विंडो बना दो, ठीक है नहीं। तो नीचे वाली जो विंडो होती है, ठंडी हवा अंदर आएगी, और वो हवा का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा एयर मॉलिक्यूल्स का, वो तो गर्म मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से गर्म मॉलिक्यूल, गर्म हवा छतों के पास में जो विंडो बनी है वो बाहर, गर्म हवा तो बाहर आ जाएगी, और नीचे वाली विंडो से ठंडी हवा किसके अंदर, कमरे के अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से रूम क्या रहते थे, ठंडे रहते थे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा रेडिएशन। इन दिस प्रोसेस हीट गोज डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट यूज ऑफ एनी मीडियम। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है मेरे बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पर डायरेक्टली विदाउट यूजिंग ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल। इन दिस प्रोसेस हीट गोज डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट यूज ऑफ एनी मीडियम पार्टिकल और एनी मीडियम। द हीट इज कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ by radiation. No medium is necessary for radiation. It can takes place in vacuum. Heat मीडियम हो तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक। तो रेडिएशन के द्वारा हीट वैक्यूम में भी जा सकती है, इसी वजह से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है ना। रेडिएशन वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, इसी वजह से सन से हीट रेडिएशन हमारी अर्थ पर पहुंच जाते हैं। बट मीडियम इज नेसेसरी फॉर द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन रेडिएशन के लिए मीडियम हो तब भी ठीक और ना हो तब भी ठीक। हीट रेडिएशन ट्रेवल्स थ्रू रेडिएशन। हीट रेडिएशन लिखा है ना, हीट रेडिएशन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁶, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हेंस हीट ट्रांसफर इज फास्टेस्ट इन रेडिएशन। तो सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर होती है किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा, क्योंकि रेडिएशन, हीट रेडिएशन जो मूव करते हैं, चलते हैं लाइट की स्पीड से चलते हैं, और लाइट की स्पीड होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा तेज हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन के द्वारा। क्लियर। कुछ इंपोर्टेंट बच्चों मैंने नोट लिखे हुए हैं, करीब 6 नोट्स हैं, ये नोट कर लीजिए आप। पहला पॉइंट देखिएगा जरा ध्यान से, मरकरी दोज ए लिक्विड। मरकरी लिक्विड है, और लिक्विड के अंदर हीट कंडक्ट करती है कन्वेक्शन के द्वारा, लेकिन मरकरी लिक्विड होने के बाद भी उसमें हीट ट्रांसफर होती है मेरे बच्चे कंडक्शन के द्वारा, क्योंकि मरकरी हैवी मेटल है, शायद लिक्विड फॉर्म में है, बात सही है, उसमें कन्वेक्शन नहीं होता। क्या बेटा, मरकरी दोज ए लिक्विड
इज हीटेड बाई कंडक्शन एंड नॉट बाई कन्वेक्शन। मरकरी, केवल मरकरी में हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन मरकरी में नहीं होता, क्योंकि मरकरी के जो मॉलिक्यूल हैं बहुत हैवी मॉलिक्यूल हैं, गर्म होने पर उनकी डेंसिटी में अंतर तो आता है लेकिन वो आगे पीछे ऊपर नीचे वो मूव नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, इफ लिक्विड्स एंड गैसेज आर हीटेड फ्रॉम द टॉप, गैसों को और लिक्विड को टॉप से ऊपर से गर्म करें। एक्चुअल में गैसें और लिक्विड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन के द्वारा, और कन्वेक्शन हमेशा बॉटम टू टॉप होता है, तभी हीट ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तुमने देखा हो कभी पानी गर्म करने वाली रॉड देखी है? तो मार्केट में पानी गर्म करने वाली रॉड आती है, इमर्जन रॉड, ठीक है ना। जैसे गीजर खराब हो गया हमारा, तो आप क्या करते हैं, पानी को इमर्जन रॉड से गर्म करते हो, तो बाल्टी में एक पानी लेना, बहुत बड़ी सी बाल्टी लेना एक बड़े साइज की, और उसमें पानी भर लेना, और इमर्जन रॉड लेना छोटी साइज की, जिसका साइज इमर्जन रॉड का साइज छोटा हो, ऐसी रॉड लेना और उस बाल्टी में डाल देना उसे, ऐसे बॉटम पर नहीं ऊपर डाल देना, ऐसे मतलब कम लंबाई की लेना इमर्जन रॉड, ठीक है ना। तो पानी के अंदर रॉड जो गई है वो ऊपर रह जाएगी ना, नीचे तो जाएगी नहीं बॉटम तक। रॉड बॉटम तक मत डालना, ऊपर ही डालना, थोड़ा हल्के से उसको टच कराना, कहां पर, पानी के अंदर, और उस पानी को गर्म करना। तो तुम देखोगे कुछ देर बाद, क्योंकि पानी को ऊपर से गर्म कर रहे हो, वहां पर ऊपर से गर्म कर रहे हो ना आप, इमर्जन रॉड तो ऊपर पड़ी हुई है, तो कुछ देर बाद क्या देखते हैं आप, रॉड को उसका स्विच हटा देना, रॉड को बाहर निकाल देना, तो देखना उस बाल्टी के अंदर पानी, ऊपर तो पानी ज्यादा गर्म होगा और नीचे पानी गर्म होगा ही नहीं, कम गर्म होगा, बहुत कम गर्म होगा, और नीचे गर्म होगा भी तो वहां पर बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने एक लाइन लिखी है, इफ लिक्विड्स एंड गैसेज आर हीटेड फ्रॉम द टॉप, गैसों को और लिक्विड को अगर ऊपर से हम गर्म करते हैं, तो हीट कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल। पानी को या किसी लिक्विड को या गैसों को ऊपर से गर्म करें टॉप से, तो वहां पर कन्वेक्शन नहीं होगा, ठीक है नहीं। दे ट्रांसफर हीट फ्रॉम टॉप टू बॉटम बाई कंडक्शन, और टॉप टू बॉटम कंडक्शन के द्वारा जब लिक्विड और गैसों में हीट ट्रांसफर होगी, तो लिक्विड और गैसों को टॉप से गर्म जब करोगे तो हीट को बॉटम तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसी वजह से गैसों को और लिक्विड को हमेशा बॉटम से हीट किया जाता है। जैसे गैस पर जब पानी गर्म करते हो आप, किसी बर्तन में पानी भर के उस वेसल को गैस के ऊपर, उस फ्लेम के ऊपर रखते हो ना, क्या फ्लेम ऊपर से दिखाते हो, उसमें फ्लेम के ऊपर रखते हो वेसल को, तो इसका मतलब वेसल पहले गर्म होता है नीचे से, बॉटम से, फिर वो पानी गर्म होता है, तब वो कन्वेक्शन के द्वारा गर्म होता है। तो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर होती है बॉटम टू टॉप, नॉट टॉप टू बॉटम। अगर किसी गैस को या लिक्विड को हम ऊपर से गर्म करें, टॉप से गर्म करें, तो उसमें कन्वेक्शन होगा ही नहीं, और वहां पर हीट ट्रांसफर होगी कंडक्शन के द्वारा, और गैसों को और लिक्विड को टॉप से बॉटम तक गर्म करने के लिए फिर कंडक्शन से वहां पर हीट कंडक्ट करेगी, और हीट को कंडक्ट करने में समय बहुत ज्यादा लगेगा। क्लियर, ये बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सिंपल वाला टॉपिक है लेकिन आप नोट कर लें, मजा आएगा आपको, कुछ है नहीं वैसे। नेचुरल कन्वेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नेचुरल कन्वेक्शन जो होता है टॉप टू बॉटम टू टॉप होता है। नेचुरल कन्वेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बट फोर्स्ड कन्वेक्शन इन एनी डायरेक्शन। The natural convection takes place from bottom to top, while forced convection in any direction. Natural convection, जैसे पानी को गर्म किया, गर्म करना है तो फ्लेम के ऊपर वेसल को रखते हो, तो नेचुरल कन्वेक्शन कहलाता है। तो नीचे से ऊपर तक हीट होगा, वो नीचे से ही ऊपर की तरफ हीट जाएगी उसमें। और फोर्स्ड कन्वेक्शन, जैसे पानी को गर्म कर रहे हो, ध्यान से सुनना, और अपने फ्लेम पर रख दिया, तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऊपर टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि नीचे से हीट हमेशा बॉटम टू टॉप चलती है कन्वेक्शन में। और अगर उसको, जैसे कभी कभी तुमने देखा हो घरों के अंदर
जैसे घरों में खीर तो बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती खीर? खीर नहीं पकाई, मम्मी से पूछना घर जाकर के, ठीक है ना? खीर बनाते हैं तो वो क्या कहते हैं, खीर जब बनाते हैं तो उसमें जो फ्लेम है नीचे, बर्तन फ्लेम, बर्तन में जो जिस बर्तन में खीर पका रहे हो आप, दूध डालते हो उसमें, चावल डालते हो, इस पर फ्लेम के ऊपर रख देते हैं उसे हम, तो रख करके छोड़ देते हैं क्या हम उसे? रख के एक्चुअल में नहीं छोड़ते, क्योंकि रखा हमने फ्लेम पर तो नीचे से गर्म हुआ, गर्म होगा ऊपर तक हीट कंडक्ट कर जाएगी कन्वेक्शन के द्वारा, ठीक है क्या नहीं? तो हमारी मम्मी तो ये करती है मेरे बच्चे, आपने देखा होगा घरों के अंदर जब खीर पकाई जाती है तो उसको क्या करते रहते, चलाते रहते एक चम्मच से, चारों तरफ घोल करते रहते हैं। तो क्या कहती है मम्मी हमारी घरों में, क्या बोलते हैं जब खीर को चलाते, नहीं चलाने से क्या कहते हैं, बेटा जरा चला देना इसे, या वो खुद उसे चलाते रहते हैं जिससे वो तली में जम न जाए, मतलब गर्म जल न जाए वो नीचे से बर्तन, क्योंकि नीचे से ज्यादा गर्म हो जाएगा वो, ऊपर से कन्वेक्शन में नीचे हीट ज्यादा होती है, ऊपर हीट कम होती है, और हीट चलती है ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर। आपने उसको चम्मच से नहीं चलाया तो क्या होगा, नीचे से बर्तन के तले में वो क्या होगा, चावल और दूध लग जाएंगे और जल जाते हैं वो। तो इसलिए चम्मच से क्या करते हैं, चलाते हैं। चम्मच से चलाने का मतलब होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, और फोर्स्ड कन्वेक्शन से वहां पर इक्वली हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, ठीक है नहीं? उसे बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन, बोलते हैं बच्चों से, क्या बोलते हैं उसे? चम्मच से चलाते रहते हैं ना जिससे हीट ऑल डायरेक्शन इक्वली शेयर्ड होती है, उसे फोर्स्ड कन्वेक्शन बोलते हैं। आपने लिखा है नेचुरल कन्वेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप व्हाइल फोर्स्ड कन्वेक्शन इन एनी डायरेक्शन। फोर्थ पॉइंट नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फोर्स ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी बाई हार्ट हेल्प इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी कांस्टेंट। हमारा जो दिल है, हार्ट है, ब्लड पर जो फोर्स लगाता है, वो फोर्स जो ब्लड पर लगाया गया है किसके लिए कहते हैं, हार्ट फोर्स। हार्ट जब हमारे ब्लड को पंप करता है फोर्स लगा करके, काई के लिए कंडक्ट, काई के लिए फोर्स लगाता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड एक समान रूप से सर्कुलेट हो सके और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। वहां पर हीट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इक्वली क्या होती है, शेयर्ड होती है। इसीलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर हर जगह पर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे हार्ट ने ब्लड सप्लाई किया ब्रेन के लिए और ब्रेन पर जाकर के टेम्परेचर बढ़ गया और पैरों की तरफ टेम्परेचर घट गया, ऐसा नहीं होता। हार्ट जब ब्लड को सप्लाई करता है फोर्स लगा करके, फोर्स्ड कन्वेक्शन कहलाता है एक्चुअल में ब्लड का। वो किस लिए करता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑल डायरेक्शन हीट इक्वली ट्रांसफर हो और पूरी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, समान रहे, कांस्टेंट रहे। उसे फोर्स्ड कन्वेक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, बड़ा काम का पॉइंट लिखा है बच्चों। When radiations falls on the surface, जब किसी सतह पर रेडिएशन गिरते हैं, जैसे कोई सरफेस है, जब इस पर हीट रेडिएशन आते हैं, क्या आते हैं, हीट रेडिएशन आते हैं। हीट रेडिएशन किसी सरफेस पर गिरते हैं तो ये रेडिएशन एक्चुअल में एक तरह से लाइट फोटोन होते हैं। तो इस सरफेस पर ये रेडिएशन फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाएंगे तो ये रेडिएशन के द्वारा इस सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। क्या बेटा, उससे प्रेशर को बोला जाता है रेडिएशन प्रेशर, यही लिखा है। When radiation falls on a surface, then they exert pressure on that surface. This pressure is called radiation pressure. जब किसी पृष्ठ पर, किसी सरफेस पर हीट रेडिएशन से गिरते हैं तो हीट रेडिएशन के द्वारा उस सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। उस प्रेशर को हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर। पॉइंट नंबर 6 बहुत सिंपल सा है, नोट कर लीजिए आप। द सब्सटेंस विच अलाउ द हीट टू पास इज कॉल्ड डायाथर्मस। ऐसे सब्सटेंस जिसमें होकर के हीट पास हो जाए, उन सब्सटेंस को डायाथर्मस, जैसे NaCl, KCl, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा, वे सब्सटेंस जिनमें होकर के हीट पास हो जाती है उसे, उन सब्सटेंस को बोलते हैं डायाथर्मस। और जिन सब्सटेंस में होकर के हीट क्या बेटा पास न हो, उन सब्सटेंस को बोलते हैं एडियाथर्मस। क्या बेटा, एडियाथर्मस।
क्लियर? द सब्सटेंस विच अलाउ द हीट टू पास इज कॉल्ड डायाथर्मस। वे सब्सटेंस जिनमें होकर के हीट पास हो जाए डायाथर्मस बोलते हैं उन सब्सटेंस को। उनके एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, क्वार्ट्ज, ग्लास नहीं, ग्लास तो एडियाथर्मस है। वे सब्सटेंस जिसमें होकर के हीट पास हो जाए क्या बेटा, डायाथर्मस बोलते हैं उनको। और जिनमें होकर हीट पास ना हो, हीट क्या ना हो, पास ना हो सके जिन सब्सटेंस के अंदर, उनको बोलते हैं एडियाथर्मस। ठीक है ना? एंड द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द हीट टू पास इज कॉल्ड एडियाथर्मस। जैसे ग्लास, वाटर एक्सेट्रा, ये सब्सटेंस कैसे हैं? एडियाथर्मस। कौन से बेटे? जिन सब्सटेंस में होकर के हीट पास हो जाती है उन्हें डायाथर्मस बोला जाता है, और जिन सब्सटेंस में होकर के हीट पास नहीं होती उनको बोला जाता है एडियाथर्मस। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपका चैप्टर थर्मल कंडक्शन समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में रेडिएशन एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लें और इसे रिवाइज कर लें।